नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट भी लगातार जारी है। लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद ऑक्सीजन संकट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार इस मसले को सुना जा रहा था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और आज भी इस मामले पर सुनवाई की अपील की। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया कि दिल्ली की मांग ज्यादा है, उसके मुताबिक संसाधन की जरूरत है। कोर्ट में जस्टिस शाह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये एक राष्ट्रीय आपदा है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई है। केंद्र अपनी तरफ से पूरी कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन अभी शॉर्टेज है। ऐसे में हम अपना प्लान आपको बताएं। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि आपने दिल्ली को कितना ऑक्सीजन दिया है। साथ ही केंद्र ने हाईकोर्ट में ये कैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को 700 एमटी ऑक्सीजन सप्लाई का आदेश नहीं दिया। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि अप्रैल से पहले ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब ये अचानक बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि आदेश का पालन करे, नाकाम अफसरों को जेल में डाले या फिर अवमानना के लिए तैयार रहे, लेकिन इससे दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो काम करने से ही मिलेगी। केंद्र सरकार के फॉर्मूले पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये पूरा फॉर्मूला सिर्फ अनुमान पर है। हर राज्य में स्थिति अलग हो सकती है, हर जिले में स्थिति अलग हो सकती है। राज्य अलग अलग वक्त पर पीक कर रहे हैं। ऐसे में आप सिर्फ एक ही तरह से हिसाब नहीं लगा सकते। दिल्ली में इस वक्त हालात काफी खराब हैं। आपको हमें बताना होगा कि 3, 4 और 5 मई को आपने क्या किया। केंद्र का कहना है कि उन्होंने 3 मई को 433 एमटी, 4 मई को 585 एमटी ऑक्सीजन दिल्ली को दिया है। और हाईकोर्ट के अधिवक्ता वैभव गुप्ता जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वैभव गुप्ता जी, स्वागत करती हूं सर आपका एएनबी न्यूज पर। सवाल सीधा सा है, कोरोना संकट के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट भी लगातार जारी है। चाहे दिल्ली हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, लगातार सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन का संकट अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सर, आप क्या समय स्थिति को समझ पा रहे हैं? क्या वाकई में कोई पार्शलिटी जैसी स्थिति है या हकीकत यही है कि ऑक्सीजन का संकट वैसे ही है, चाहे केंद्र कितनी भी कोशिश कर ले, अभी दिल्ली में ये संकट खत्म नहीं हो पा रहा? क्या करेंगे ये भी बात हमें सोचनी चाहिए। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, यहाँ पे भी ऑक्सीजन दिक्कत है। तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि हर एक स्टेट को जितनी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन मिले और उसकी अनाउंसमेंट भी हो। जितने रिसोर्सेज वो कर सकती है अपनी तरफ से, चाहे बाहर से लेके आ रहे हो, चाहे यहीं उत्पाद हो रहा हो, तो वो अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नंबर ऑफ पेशेंट डेली बढ़ रहे हैं, उस वजह से सिस्टम पे लोड भी बढ़ रहा है। और मेरा मानना ये है कि इसमें सबको मिलके एक साथ काम करना चाहिए, बजाय कि खींचातानी करने की कि भाई दिल्ली को कम दो या दिल्ली को ज्यादा दो या किसी और स्टेट को कम दो या किसी और स्टेट को ज्यादा दो। बेटर वही है जो वॉर रूम में एक्सपर्ट बैठे हैं, वही ज्यादा अच्छे से जज कर सकते हैं कि इसको कितनी कब जरूरत है। बिल्कुल, अभी शॉर्टेज चारों तरफ है, तो मिलजुल कर काम करने की यहाँ पर साफ तौर पर नीड है, लेकिन ये मिलजुल कर काम करना हो नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं सामंजस्य का अभाव है, समन्वय का अभाव है, जिसकी अभी तस्वीरें भी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। जब केंद्र ने अपनी तरफ से पूरा डेटा पेश कर दिया है कि हमने इस तारीख को इतनी ऑक्सीजन दिल्ली को दी है, बावजूद इसके अभी भी दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि पार्शलिटी की जा रही है। देखिए, ये समय आरोप लगाने का नहीं है। अगर आरोप लगाएं तो दिल्ली सरकार को भी ये जवाब देना पड़ेगा कि वो पिछले 9 महीने में पीएम केयर फंड से पैसा लेके फिर भी प्लांट्स नहीं लगा पाए, एक भी प्लांट नहीं लगा पाए दिल्ली में। और मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ, मेरे को यहाँ का पता है। यहाँ पे जो 2 बड़े अस्पताल हैं उनके अंदर प्लांट इनबिल्ट लगा हुआ है ऑक्सीजन का। और अभी पीछे एक मोहाली में न्यूज आई थी जिसमें सरकारी हॉस्पिटल में पीएम केयर फंड से 32 वेंटिलेटर दिए गए थे, पर वो सरकार को पता ही नहीं था वहाँ पड़े हैं। तो इसमें अभी आरोप प्रति आरोप लगाने का कोई टाइम नहीं है, वो समय बाद में आएगा तब लगाते रहेंगे। पर इस समय लोगों की जिंदगी बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मिलजुल के काम करने का केवल यही मतलब नहीं है कि सरकारें ही मिलजुल के करें,
लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। अगर सरकार कह रही है कि घर बैठे बेफिजूल बाहर ना घूमें, तो हमें वो सब अवॉइड करना चाहिए इस समय। ठीक है वैभव जी, शुक्रिया आप तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। तो कोरोना संकट के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट लगातार जारी है। लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद ऑक्सीजन संकट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार इस मसले को सुना जा रहा था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और आज भी इस मामले पर सुनवाई की अपील के। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया कि दिल्ली की मांग अधिक है, उसके मुताबिक संसाधन की जरूरत है। कोर्ट में जस्टिस शाह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये एक राष्ट्रीय आपदा है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई है। केंद्र अपनी ओर से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी शॉर्टेज है। ऐसे में हमें अपना प्लान हमें बताइए। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि आपने दिल्ली को कितना ऑक्सीजन दिया है। साथ ही केंद्र ने हाई कोर्ट में ये कैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को 700 एमटी ऑक्सीजन सप्लाई का आदेश नहीं दिया। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि अप्रैल से पहले ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा नहीं थी, लेकिन अभी अचानक बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि आदेश का पालन करें, नाकाम अफसरों को जेल में डालें या फिर अवमानना के लिए तैयार रहें। लेकिन इससे पहले दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो काम करने से ही मिलेगी। केंद्र सरकार के फॉर्मूले पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये पूरा फॉर्मूला सिर्फ अनुमान पर है। हर राज्य में स्थिति अलग हो सकती है, हर जिले में अलग हो सकती है, राज्य अलग अलग वक्त पर पीक कर रहे हैं। ऐसे में आप सिर्फ एक ही तरफ से हिसाब नहीं लगा सकते। दिल्ली में इस वक्त हालात काफी खराब हैं, आपको हमें बताना होगा 3, 4 और 5 मई को आपने क्या किया। केंद्र का कहना है कि उन्होंने 3 मई को 433 एमटी, 4 मई को 585 एमटी ऑक्सीजन दिल्ली तक पहुंचाई है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट भी लगातार जारी है। लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हालात इस समय ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मसले पर सुनवाई भी हुई है। केंद्र ने याचिका डाली थी, हालांकि थोड़ी लताड़ केंद्र सरकार को भी लगी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने का दौर शुरू हो गया है। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 21 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। ये बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में आज पेट्रोल 90 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर और डीजल 81 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 88 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव के लिए 26 फरवरी को अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद आखिरी बार 27 फरवरी 2021 को तेज दाम बढ़े थे। 2 महीने ब्रेक के बाद 4 मई को पहली बार फिर से दाम बढ़े और आज लगातार दूसरे दिन कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्थानीय करों यानी वैट और परिवहन भाड़े के मुताबिक देश के कई हिस्सों में पेट्रोल डीजल की कीमत अलग अलग होती है। तेल कंपनियों ने 15 अप्रैल को कीमतों में मामूली कटौती के बाद समीक्षा को रोक दिया था। इस दौरान ही पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। मतदान खत्म होने से पहले ही तेल कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत दे दिए थे, क्योंकि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ी थी। अमेरिका में मजबूत मांग के चलते कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है। फर्क तो थोड़ा पड़ रहा है आम आदमी के ऊपर, क्योंकि आम आदमी भी मजबूर है, गवर्नमेंट भी मजबूर है, सबको लेकर के चलना पड़ेगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा ना बढ़े, कि सबको सहूलियत हो, बढ़िया से चले सब कुछ, यही चाहता हूँ। गरीब आदमी के ऊपर तो पड़ ही रहा है, अमीर आदमी को इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गरीब आदमी के ऊपर फर्क पड़ता है। अभी मैं सुबह में गया, मंडी गया, सब्जी लेकर के आ रहा हूँ। 10 रुपये का अगर रेट बढ़ गया है तो 10-20 रुपया एक टाइप हो गया। आ जाने और आने में 40 रुपये का फर्क पड़ गया। तो ये गरीब आदमी के ऊपर तो फर्क पड़ता ही है। 40 रुपये, एक तो लॉकडाउन का टाइम है, खाना तो खाना ही पड़ेगा। सब्जी लेकर के आ रहा हूँ। नहीं, ये जो बढ़ रहे हैं इस समय जो है हमारी स्थिति तो खराब ही चल रही है। सारे बंदे परेशान हैं, ठीक है जी। देश के हालात बहुत परेशान है। हर व्यक्ति हमारे घर पे बैठा हुआ है, जिसका रोजगार लगा हुआ है उसका तो सही है, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो छोटी मोटी दुकान पर छोटे मोटे धंधे करते हैं, वो आज घर पर बैठे हुए हैं। उनकी स्थिति ऐसी है कि घर पर जो है चाय, दूध, खाने पीने की वस्तुओं के लिए पैसे नहीं है। बच्चों को क्या पता कि मेरे पापा ड्यूटी जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें तो खाने से मतलब है। लेकिन हमारी स्थिति इस समय जो है बहुत खराब चल रही है। इस सब चीज़ को देखते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पेट्रोल भरवाने के लिए भी पैसे नहीं है। और बच्चे ये कहते हैं कि पापा जी हमारे को पैसे दो, फीस के पैसे दो। पढ़ाई तो चल नहीं रही, बच्चे जो हमारे घर पर ही बैठे हैं, सब बैठे हुए हैं। आज की स्थिति जो है हमारी बहुत ही बेकार चल रही है। आज हमारा देश जो है संकट में है इस समय। इस स्थिति को देखते हुए अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। जहाँ जाते हैं तो वहाँ कहते हैं घर पर रहिए, घर पर रहते हैं तो घर पर पैसे नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। मालिक से कहते हैं पैसे दो, तो मालिक कहता भाई जब मेरा काम धंधा ही नहीं चल रहा, दुकानें बंद हैं, तो बताओ मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ। समय रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है और यही वजह है कि लोग काफी परेशान हैं। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में दूसरे दिन लगातार इजाफा देखने को मिला। ना सिर्फ पेट्रोल डीजल, तमाम चीजों पर अब हम देख रहे हैं कि दाम बढ़ चुके हैं, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, तमाम ऐसी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, दैनिक ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की संकट घड़ी में लोगों का रोजगार छिन चुका है, जिनके पास है उनकी तनख्वाह पूरी नहीं आ रही। ऐसे में अगर महंगाई इस तरीके से बढ़ेगी तो आम आदमी की जेब पर असर पड़ना स्वाभाविक सी बात है और आम आदमी इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस खबर पर तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम महंगाई के बारे में बात कर रहे थे। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। न सिर्फ पेट्रोल डीजल, रोजमर्रा की काफी सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर दाम इस समय बढ़ गए हैं। तो कुल मिलाकर देश में महंगाई भी इस समय आसमान छू रही है। अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आकाश जी, स्वागत करती हूँ आपका ANB न्यूज पर। सर, ये तो पहले से ही लग रहा था कि अभी देश में महंगाई को लेकर भी रिकॉर्ड टूटेगा और अभी हम देख रहे हैं चुनाव खत्म हुए, चुनाव के नतीजे आ गए, अब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ने लगे हैं। इसके अलावा सब्जी भाजी, फल फ्रूट, तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर भी रोजाना दाम बढ़ रहे हैं। अभी आप आने वाले वक्त में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से देख रहे हैं? रोजगार छिन चुका है, नौकरियां लोगों के पास है नहीं, व्यवसाय भी कहीं ना कहीं ठप्प होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाला वक्त और कितना मुश्किल है? देखिए, आने वाला वक्त क्लियरली तकलीफ का दिख रहा है। आज भी दिस लॉट ऑफ ट्रबल। आज देखें, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस के अंदर बहुत हाई टैक्सेस हैं। सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत हाई सेंट्रल एक्साइज चार्ज करती है, फिर स्टेट्स हाई स्टेट वैट चार्ज कर रही हैं। लगातार न्यूज चैनल के जरिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता आया हूँ कि टैक्सेस को कम कीजिए। बिकॉज आज आप आम आदमी की हालत देखिए, आम आदमी की कमाई बहुत कम हो चुकी है। जिस तरीके से कोरोना की वजह से हालात हुए हैं, दिल्ली में कर्फ्यू चल रहा है, और जगह की बात करें पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, अब वो लॉकडाउन के अलग अलग नाम है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन सब का डिफरेंट है, कई जगह कुछ रेगुलेशन है, कई जगह कुछ, बट ओवरऑल प्रॉब्लम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है। तो आम आदमी की इनकम जो है बहुत हद तक रिड्यूस हो चुकी है, या अपने दुकानदार था, कोई बिजनेसमैन था, इंडस्ट्रियलिस्ट था, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड था, या सबसे इंपॉर्टेंट मेरा वो भाई जो डेली कमा के खाता था, जो ऑटो चलाता था, जो रिक्शा चलाता था, जो रेडी लगाता था, अब उसकी इनकम तो गिर हुई पड़ी है, उसको डेली कमा के खाना था। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। डीजल के ऊपर जितने भी ईटेबल और कंज्यूमेबल दे हैव टू एंड ऑफ द डे ट्रैवल ऑन डीजल। आज आपने सब्जियों की बात की, सब्जियां जो है डीजल पे ट्रैवल करती हैं, मिल्क डीजल पे ट्रैवल करता है, तो जितने भी हमारे कंज्यूमेबल्स हैं वो डीजल पे ट्रैवल कर रहे हैं। अब कमाई है नहीं, खर्चे ऊपर से बढ़ते जाए तो आम आदमी जो है कहाँ जाएगा? तो मेरा तो मैं तमाम चैनल की जो बात कह रहा हूँ, आपके प्लेटफॉर्म से भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल का सरकार से क्लियर कट रिक्वेस्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज में मेजर रिडक्शन करे, स्टेट गवर्नमेंट को वैट रिडक्शन करनी चाहिए ताकि आम आदमी को कुछ रिलीफ दिया जाए। देखिए, आज सिंपल आप वेजिटेबल सेलर के सब्जी बेचने वाले से बात कीजिए, सब्जी के दाम बढ़े हुए हैं। साफ बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से सब्जी जो है कम आ रही है, घूम के आ रही है, रेट बढ़े हुए हैं। ऊपर से अब डीजल प्राइस हाइक होना, अब देखिए कहाँ पहुंचेंगे। मिल्क प्राइस में बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। कोरोना के टाइम और लोगों के खर्चे बढ़े हुए हैं। अब जिसको बेचारे को कोविड हो गया उसको खुद बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, कोई ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए, तो हॉस्पिटल के लिए। तो ऐसे में सरकार को यहाँ रिलीफ देना चाहिए। मैं तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी में दुनिया भर में टीवी शो करता हूँ, सारी गवर्नमेंट ने, चाहे यूएस हो चाहे यूरोपियन गवर्नमेंट हो, पिछले साल से लेकर अब तक रिलीफ दिया है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के लिए काफी कुछ किया है। हमारी इकोनॉमी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी हुई है, जीएसटी कलेक्शन अच्छा है, टैक्स मिलती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ये भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि टैक्सेस को कम करना चाहिए। अब इंटरनेशनल मार्केट में तो क्रूड ऑयल के दाम हाई हैं,
बस इंटरनेशनल इकोनॉमी में रिकवरी है। अब ये एक बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है कि कोविड का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हिंदुस्तान पे दिख रहा है और उसकी वजह से जो है पिछले साल क्या था, लॉकडाउन में एक ये था कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डाउन आई हुई थी तो फिर पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट था। अब इम्पैक्ट हिंदुस्तान में है तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हाई चल रही हैं, उसी हिसाब से पेट्रोल डीजल के रेट्स जो है तय होते हैं। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हाई हैं, डॉलर भी 74 रुपए के आसपास है। बट ऐसे में सरकार टैक्सेस कम कर सकती है और सरकार को टैक्सेस कम करने चाहिए। रही सरकार की बात कि सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, तो सरकार को मैं 50 ऐसे तरीके और बता सकता हूँ जिससे सरकार अपनी कमाई कर सकती है। बट आज सरकार को अपनी बैलेंस शीट और आम आदमी की बैलेंस शीट के बीच में चॉइस करनी है तो आम आदमी को प्रेफरेंस देनी होगी, बिकॉज आम आदमी आज की तारीख में बहुत ट्रबल्ड है। लोगों की सैलरी जो है रिड्यूस हो रही है, सैलरी 25% या 50% मिल रही है। नई जॉब अपॉर्चुनिटी तो छोड़िए, अभी आप देखिए कुछ देर बाद आप सूचे की बात कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट दोबारा से कितनी ज्यादा बढ़ी हुई दिखेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, अब ये जो है एक मार के बाद दूसरी मार, पिछले साल हमने लॉकडाउन टॉलरेट किया कोविड की वजह से तो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, उसके बाद भी दिवाली तक जो है इस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं आई। अब थोड़ी थोड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फरवरी मार्च में आनी शुरू हुई थी, लेकिन अब ये जो सेकेंड जो है अटैक है कोविड का, ये हमारे लिए बहुत बहुत घातक है। और अनएम्प्लॉयमेंट का आप डेटा देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होगी, लोगों की जो है लोगों को नई जॉब अपनी मिलेगी। बिजनेसमैन के ऊपर ऑलरेडी लोन्स का प्रेशर चल रहा है, रेंटल्स का प्रेशर चल रहा है, फिर वही सिचुएशन आके खड़ी हुई है कि वो लोन कहाँ से पे करेगा, ईएमआई कहाँ से पे करेगा, रेंटल कहाँ पे करेगा। और लोन और ईएमआई तो आम हिंदुस्तानी के ऊपर, इन सब के बीच में जो ये बीच में सरकार की तरफ से खजाना खोला जाता है, जिसे वो खजाना ही कहते हैं कि अभी देखिए हमने इतना दे दिया उतना दे दिया, इसका कोई असर नजर आ रहा है आकाश जी? आपको लग रहा है कि वो 20 लाख करोड़ के पैकेज का भी ऐलान करते हैं, उसके बाद भी कई पैकेजेस देते हैं, उसका फायदा क्या पहुंचा? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने, इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहली बात, जब से ये सेकेंड वेव आई है कोविड की, आप मान लीजिए उसे तो 5 अप्रैल मान लीजिए, 12 अप्रैल मान लीजिए, अप्रैल में ही सेकेंड वेव जो है इंटेंसिफाई हुई है। जब हमने पहले मुंबई में देखी गई, महाराष्ट्र में, उसके बाद दिल्ली में हमने कर्फ्यू देखा। सरकार की तरफ से कोई भी पैकेज की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आई है। हाँ, आरबीआई ने आज कुछ लिक्विडिटी मेजर्स लिए हैं, वो अच्छी बात है कि कोविड से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑक्सीजन बनाती हैं, जो वेंटिलेटर्स बनाती हैं, या कोविड से रिलेटेड कैथ लैब, या जो है कोविड से रिलेटेड जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको लिक्विडिटी पैकेज दिया। लिक्विडिटी मतलब उनको लोन्स अवेलेबल हो जाएंगे, बट रिलीफ पैकेज सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है। पिछले साल ठीक है रिलीफ पैकेज आया था, बट वो भी रिलीफ पैकेज का लिक्विडिटी पैकेज ज्यादा था, उसमें ज्यादातर प्रोविजन जो है लोन की थी कि इस तरीके से लिक्विडिटी आ जाएगी। बट आज जरूरत क्या है, आज जरूरत है रिलीफ पैकेज की, राहत डायरेक्टली जो आम आदमी को बेनिफिट मिले। और सबसे पहला और सबसे बढ़िया राहत देने का तरीका क्या है कि जो टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाए हुए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट कम करे, स्टेट गवर्नमेंट भी जो है हाई वैट चार्ज करें, उस वैट को रिड्यूस किया जाए। तो सबसे पहला डायरेक्टली रिलीफ देने का तरीका तो यही है। उसके बाद जो है बाकी रिलीफ और आने चाहिए। जो हमारे भाई डेली कमा के खाते थे, अब उनकी तो रोजी रोटी ही जो है छिनी पड़ी है, उनके लिए जो है फूड का अरेंजमेंट, उनके लिए जो है उनको मंथली बेसिस पे कुछ सरकार की तरफ से जो है ट्रांसफर्स किए जाएं। उसके अलावा जो बिजनेसमैन है, बिल्कुल आकाश जी, अभी जिंदगी बचाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी बचाना सरकार को प्रायोरिटी पर रखना होगा। दोनों चीजों को जब साथ में लेकर चलेंगे तभी एक इंसान को राहत हम दे पाएंगे। शुक्रिया आकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े इतनी अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मराठा आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब किसी भी नए व्यक्ति को मराठा आरक्षण के आधार पर कोई नौकरी या कॉलेज में सीट नहीं दी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा समुदाय को कोटा के लिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से
पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता। यह 2018 महाराष्ट्र राज्य कानून समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है और हम 1992 के फैसले की फिर से समीक्षा नहीं करेंगे, जिसमें आरक्षण का कोटा 50% पर रोक दिया गया था। कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले से पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम में पहले किए गए दाखिले बने रहेंगे। पहले की सभी नियुक्तियों में भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, यानी कि पहले के दाखिले और नियुक्तियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5 जजों ने 3 अलग अलग फैसला दिया, लेकिन सभी ने माना कि मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। आरक्षण सिर्फ पिछड़े वर्ग को ही दिया जा सकता है। मराठा इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। राज्य सरकार ने इमरजेंसी क्लॉज के तहत आरक्षण दिया था, लेकिन यहाँ कोई इमरजेंसी नहीं है। इसी के साथ 3 बजे 3 खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।